नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे दुखद खबर के साथ जो उन्नाव से सामने आई। उन्नाव में आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक मासूम बच्चा भी शामिल था। यह हादसा डबल डेकर बस के दूध के कैंटर से पीछे से घुसने की वजह से हुआ। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद यह पूरी घटना पेश आई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 30 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हुए हैं। एक तरफ मरने वालों का आंकड़ा 1 दर्जन से भी ज्यादा, दूसरी तरफ जो घायल हुए लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से इस घटना का जो व्यापक प्रभाव है वो आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। एक ही झटके में किस तरह से कई सारी जिंदगियां खत्म हो गई, कई सारे उम्मीद खत्म हो गई। हादसे की रूह कपा दे, हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंस का कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली पर, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और लगभग 19 का इलाज जिसमें हम लोग CHC से प्राथमिक कराकर उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज करीब सुबह 5:15 बजे शिवहर से चली प्राइवेट डबल डेकर बस का एक्सीडेंट 248 माइलस्टोन के पास हुआ एक दूध टैंकर से, जिसमें तेज गति से हादसा हुआ था, जिसमें करीब 18 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6 लोग जो हमारे थोड़े क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए हैं और एक यात्री कानपुर ट्रॉमा सेंटर रेफर हुआ है। इसके अलावा जो 20 यात्री सेफ थे उनका प्राथमिकी करके उपचार करके और नाश्ता पानी इत्यादि करवा के उनको दिल्ली के लिए हम लोगों ने रवाना किया। देखिए, मेरे साथ में चंद्रभूषण सिंह जी हैं, परिवहन आयुक्त। मैं उनसे जो कल दुर्घटना हुई है इसके बारे में प्लस परिवहन विभाग क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण जरूरतें हैं इसके बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा। तो सर, ये दुर्घटना के कैसे रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हम लोग उसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि एक सप्ताह का 15 दिन का हमने एक पखवाड़ा चलाया भी है स्कूल बसों के चेकिंग का, और समय समय पे परिवहन निगम और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से चेकिंग कराते रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बसों की फिटनेस और बसों का परमिट और उसके बाद जो उनका इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें जो परिवहन विभाग की तरफ से होती हैं वो चेक होती हैं। आज भी एक दुर्घटना हुई है जिसमें दुखद रही है, जिसमें बस सीतामढ़ी से बिहार से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। उसमें 60-70 लोग के आसपास सवार थे और उसमें से 18 लोग वहाँ 234 किलोमीटर दिल्ली एक्सप्रेस वे पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें हम लोगों ने चेक कराया है, इस बस का जो फिटनेस है वो 2021-22 तक वैलिड था और अभी इंश्योरेंस भी नहीं है इसका। और मुझे पता चला है कि कोई राजस्थान का है
जो इस बस को संचालित कर रहा था, इसकी रजिस्ट्रेशन इसका जो है महोबा में हुआ है। पहले इस प्रकरण की जांच हो चुकी है जिसमें ARTO के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ऐसे बसों को के जो है जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया गया, लेकिन ये बसें किस तरह से चल रही हैं इस बारे में जांच का विषय है। मैंने अभी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो आज ही शाम तक मुझे रिपोर्ट देगी, और इसमें जो भी बस ओनर है उसके खिलाफ FIR हो रही है। और अभी मैंने सब निर्देशित किया है गोरखपुर मंडल को, बस्ती मंडल को और फैजाबाद कि आपके यहाँ से बसें आई हैं, इसमें किस आधार पर बसें वहाँ से चली, इनको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया, क्यों चेकिंग नहीं हुई, इस बात की विधिवत जांच हो रही है। और जांच करके इसमें कठोर कार्रवाई होगी। इसमें माननीय मंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है, उनका भी निर्देश है कि इसमें जांच करें, जो भी दोषी उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। सर, बिहार से बस चलती है, यूपी के सारे जिले पार करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है, तो इतनी चेकिंग पॉइंट्स क्यों नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं जो बसें ऐसी बसें रोकी जा सकें? देखिए, चेकिंग के लिए इन्फोर्समेंट दल तो है ही है हमारे पास। यही तो मैंने कहा कि जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उस स्तर उनका उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाएगा। मैंने अभी कमेटी बना दिया है, जांच का भी विषय है, और लगातार मैं बिहार बॉर्डर पे मैंने आरटीओ जो इन्फोर्समेंट है गोरखपुर, उनसे बात की है कि इस तरह की अगर कोई भी बस चल रही है, पहली बात तो वहाँ से बिहार से चल रही है, वहाँ पे कोई चेकिंग हुई नहीं है इसकी, वहाँ से चली, वहाँ से आकर के हमारे बॉर्डर में आई, बॉर्डर में हमारे यहाँ रात में निकली है, और जो सूचना मिल रही है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, इसी वजह से एक्सीडेंट भी हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब की जांच हो रही है, और जांच करके हम इसमें जो भी होगा दोषी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल मेरे परिवहन विभाग में इस समय जो है करीब 1.25 लाख 1.5 लाख लाइसेंस जो है मई की पेंडिंग है। पता चला कि NIC के सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड हो रहा था, उसके चक्कर में गड़बड़ी हुई। इसके लिए सर कब तक उम्मीद है स्थिति सामान्य हो जाएगी? इसमें हम लोग लगातार बीच में उनके सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ पेंडेंसी हमारी हुई है, और उस पेंडेंसी को हम बहुत जल्दी निस्तारित कर देंगे। अभी भी प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके लिए हमारे लोग NIC के लगातार NIC हैदराबाद के संपर्क में है, और इसको हम लोग टेक्निकल टीम लगा के सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इस पूरी स्थिति सामान्य करें। सर, एक सवाल मेरा आखिरी हो रहा है, RTO ऑफिसों में पूरे प्रदेश में अक्सर आती है जो लोग भ्रष्टाचार की शिकायतें करते हैं, इसके लिए विभाग क्या कर रहा है? देखिए, हर चीज़ फेसलेस हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए 83 सर्विसेज हैं जिसको हम लोगों ने फेसलेस करने के लिए NIC को कहा है, जिसमें से 53 सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं। और दूसरी बात आप देखिए, दो जगह शिकायत आती है। एक ओवरलोडिंग में शिकायत आती है कि ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, दूसरा आता है ड्राइविंग लाइसेंस में शिकायत आती है, तीसरा आती है फिटनेस को लेकर के शिकायत, जो तीन में जो दलाली की लोग बात करते हैं। फिटनेस के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने फिटनेस के लिए जो इसको PPP मॉडल पे जो विकसित करने का काम है, इसमें 52 केंद्रों, एक केंद्र हमारा लखनऊ में काम कर रहा है, एक गाजियाबाद में काम कर रहा है। अभी 52 का हम लोग PRC इशू कर चुके हैं, जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये सारे फिटनेस सेंटर एक्टिव हो जाएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनीवेयर फिटनेस भी शासन से लागू कर दिया गया है। अगर ये सेंटर हमारे बन जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया वो NIC के पोर्टल के माध्यम से वो उसमें शो करेगा। तो जब हमारे ये सेंटर सारे एक्टिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप ये जो मोनोपोली है या किसी की, वो सब समाप्त हो जाएगी और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसी प्रकार से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, उसमें 55 सेंटर हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं, जो अभी तक जिनका कोई एक सिस्टम नहीं था, एक खाली एक ऑफिस बना लिया, एक लाइसेंस ले लिया और 2-4 गाड़ी रख लिया, लेकिन अब ट्रैक हो गया, ऑटोमेशन की सिस्टम, सिमुलेटर उनको लगाना है। इस तरह से 55 सेंटर और प्लस 32 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुके हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग स्थापित कर रहे हैं। जिसमें गाजियाबाद पहला सेंटर नोएडा में एक्टिव भी हो गया है। तो जब ये, और यहाँ भी DL जो है ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो जब ये सारे सेंटर हमारे एक्टिव हो जाएंगे, सारा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो आप बता रहे हैं दलाली, बदमाशी, चोरी, ये सब अपने ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। इसका समाधान ही यही है, इसको समाधान हम तकनीक के माध्यम से करें। बाकी जो सुपरविजन, जांच करके कार्रवाई, ये सब तो रेगुलर चल रही है। लेकिन आप देखिएगा 6 महीने के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब हमारा फिटनेस सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सब ये सिस्टम से काम करने लगेंगे तो ये समस्या आपकी जो है ये समाप्त, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल नगण्य होगा, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो इसे परिवहन जी, इनका सीधे से कहना है कि जल्द ही जो है ये समस्या ऑटोमेटिक पूरी तरह से लाइसेंस का काम हो जाएगा और फिटनेस का, जिससे जो है लोग आराम से कहीं भी फिटनेस करा सकेंगे। ये भी सुविधा होने जा रही है कि गोरखपुर का आदमी लखनऊ करा ले, लखनऊ का आदमी जो बस्ती में करा ले, कहीं फिटनेस कराए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि ये समस्या बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने जो आज बस हादसे की बात है उस पर उन्होंने कहा इसकी जाँच की जाए, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, शाम तक की रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही वहाँ से बस बिहार से चल के यूपी तक, यहाँ लखनऊ तक कैसे पहुँची, इस बीच के जो RTO हैं वो चेकिंग रिपोर्ट देंगे और उनके खिलाफ भी जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रिया के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।
उन्नाव जिले के बांगरमऊ इलाके में आज सुबह एक डबल डेकर बस दूध के टैंकर से टकरा गई। करीब 18 लोगों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उन्नाव से कानपुर और लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मरीज हैं उनको यहाँ भेजा गया है। जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनका यहाँ इलाज चल रहा है। सुबह यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे घायलों का हालचाल लेने। बताया जा रहा है कि सभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 18 से ज़्यादा बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर उसको डेंजर पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि एक साल में करीब 15 से ज़्यादा हादसे सिर्फ उसी जगह पर हुए हैं। इसके अलावा लगातार जो हादसे हो रहे हैं, जिसमें जाने जा रही हैं लोगों की, उसको लेकर भी आज एडीजी ट्रैफिक ने गाइडलाइन जारी की है। जो डेंजर पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की बात की गई है, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर है वो कहा गया है कि सभी डिवाइडर और जहां पर भी मोड़ है, तीन मोड़ है, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाया जाए। कहीं ना कहीं जो हादसे जो लगातार हो रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि गाइडलाइन बनाई जाए, मुस्तैदी दिखाई जाए, जो हाईवे की जो पुलिस है, जो पेट्रोलिंग है, उसको बढ़ाया जाए। फिलहाल आज के उन्नाव के हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। बिहार से लोग दिल्ली जा रहे थे, इस बीच ये हादसा हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी जागा है, और इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी मुहिम शुरू की है कि इन हादसों को कैसे रोका जाए। फिलहाल 2 से 3 दिन के अंदर हादसों को रोकने की जो गाइडलाइन है उसको सड़कों पर उतारा जाएगा। कैमरा पर्सन यास के साथ नौखर की द्वई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उन्नाव हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, उन्नाव उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। और हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। चैतन्य, जिस तरह से 18 लोगों की मौत हुई, करीब 30 के आसपास इस घटना में घायल हुए, पूरा शासन प्रशासन इस घटना के बाद तमाम तरह के बयान दे रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या कुछ रहे वो भी बताएं, और अब ताजा जानकारी किस तरह की है, जो घायल हुए लोग हैं उनका उपचार किस तरह से हो रहा है। जी बताना चाहूंगा कि 18 लोगों की जो मौत हुई है, उसके बाद से जो घायल हैं, जो खासकर जो 5 घायल जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको लखनऊ केजीएमयू के लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनको रेफर किया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इन सभी बातों के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात है कि डबल डेकर बस जो कि बिहार राज्य से दिल्ली की ओर जा रही थी, वहां पे सिर्फ थोड़ा कारण सामने आया है कि 8 घंटे एक बस ड्राइवर को बस चलानी चाहिए, लेकिन कभी कभी लंबे रूट पे जो बस जो है लगातार 8 घंटे के ऊपर चलाने के कारण बस ड्राइवर को जो नींद आती है, जिस कारण से अधिकतर हादसे हुए हैं। इन सब बातों को अगर अलग रखकर देखें तो बड़ी बात यह है कि जो डबल डेकर बस थी उसमें जो परमिट और बीमा जो है वो भी दूसरे महोबा का पाया गया है, और ये बस जो रजिस्टर्ड थी वो किसी किसान के नाम पे रजिस्टर्ड थी। बड़ी बात है कि इतनी दूर का एक सफर एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के बीच में क्या परिवहन आयुक्त जो उत्तर प्रदेश है उनके द्वारा एवं जो ARTO प्रशासन या RTO प्रशासन है या जो पुलिस प्रशासन है, क्या उनके द्वारा किस तरीके की चेकिंग की जाती है कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद यदि हादसा ना होता, तो यह भी जानकारी में न आता कि इस तरीके से फर्जी तरीके से भी जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और इस तरीके से बिना परमिट और बिना परिवहन जो बीमा था उसके अलावा जो है जो बस से सफर कर रही है, ये एक बड़ी बात सामने आई है। जी चैतन्य, इस घटना के बाद शासन प्रशासन किस तरह से जागा है, आगे ऐसा और कोई मामला सामने ना आ पाए, और अगर घटना हो तो उसको रोका जा सके, इसको लेकर क्या निर्देश आदेश दिए गए हैं अभी तक? सामने जो अभी तक तथ्य आए हैं उसमें एक बड़ी बात है कि किसी चंदन जायसवाल के नाम पर, चंदन जायसवाल जो दिल्ली या राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है, उसके वही बसों को संचालित करता था, किसी किसान के नाम पर ये बस रजिस्टर्ड थी। और बड़ी बात है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा होता रहता है, और उसके बाद कहीं जब बड़ी घटना होती है तो प्रशासन जागता है। फिलहाल ARTO प्रशासन ने बस जो मालिक है उसके खिलाफ जो है यहाँ के पेहटा मुजावर थाने पर FIR दर्ज करने की बात की है,
इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब जाकर जिला प्रशासन जागा है। तमाम तरीके के ओवरलोड वाहन सड़कों पर सरपट दौरा करते हैं और इस तरीके की घटनाएं जो आगरा एक्सप्रेस वे पर है वो भी होती रहती है। लेकिन जो एक मानक के अनुरूप जो गाइडलाइन जो पालन करनी चाहिए, तमाम तरीके के पुलिस प्रशासन, आरटीओ प्रशासन, यूपीडा आदि अगर वहां पे मौजूद है तो किस तरीके से इन चीजों को देख रहा है, कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की भी उन्नाव के चेतन, कहीं ना कहीं कई स्तर पर लापरवाहियां जो हैं वो सामने आई हैं और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी तौर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा हाईवे है और वहां पर एक कंटेनर किस तरह से खड़ा हुआ है, पेट्रोलिंग गाड़ियां जो होती हैं वो निगरानी क्यों नहीं रख रही। कई तरह के सवाल उन्होंने भी आज उठाने का प्रयास किया है, उठाए हैं। जी, अखिलेश यादव जी ने भी एक्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों पर जो है निशाना साधा है। ये बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से घटनाएं अगर हो रही हैं तो पेट्रोलिंग अगर वहां पे अगर हाईवे पे होती है तो वो किस तरीके से होती है कि एक वहां पे कंटेनर खड़ा रहता है हाईवे पे जो कि नियम विरुद्ध है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है और सबसे बड़ी बात है कि बिना परमिट के अगर कोई बस ट्रैवल कर रही है और एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो क्या किस तरीके की जांच हो रही है, किस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। जी बिल्कुल चैतन्य, कुल मिलाकर सवाल कई तरह के हैं, लेकिन इस बीच जो नुकसान हुआ है वो उन तमाम यात्रियों का हुआ है, आम लोगों का हुआ है, जिनकी जान गई है, जो लोग घायल हुए हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। एल्विश यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन भेजा है। दरअसल पार्टी में जहरीले सांपों के जहर के मामले में ये ईडी ने समन भेजा है और आगामी 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। सांपों के जहर मामले में जो पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी उस संबंध में 23 जुलाई को ईडी ने दरअसल लखनऊ बुलाया है एल्विश यादव को। अब उनसे सवाल जवाब होंगे कई तरह के। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करा दें। पाताल गंगा इलाके में बड़ी लैंडस्लाइड की घटना पेश आई है। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा है और जो तबाही का मंजर सामने आया वो किसी को भी डरा सकता है। धुएं का बड़ा गुबार बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से बंद हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, ये भयंकर रूप से तबाही की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। किस तरह से बड़े स्तर पर जो पहाड़ी का हिस्सा है, ऑल वेदर रोड की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूरा पहाड़ी का हिस्सा गिरा और उसके बाद जो मंजर है वो खौफनाक है, किसी के भी होश फाका कर दे। और देखिए दूसरी तस्वीरें अब सामने आई हैं, किस तरह से पहाड़ी का एक हिस्सा भर भराकर नीचे आता है और उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और ये आलम काफी देर तक बना रहता है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार जब से सामने आई हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। लगातार लोग इसको शेयर करते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त काफी देर तक ये धूल का गुबार इसी प्रकार से बना रहता है। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन से बंद हो गया है। पाताल गंगा इलाके की ये पूरी घटना है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो इन तस्वीरों के बाद खड़ा हो रहा है। किस तरह से तमाम विकास कार्य हो रहे हैं जिसके जरिए पहाड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण जो है वो अलग अलग इलाकों का कर रहे हैं। पीलीभीत में उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त काफी ज्यादा जलमग्न अवस्था में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से
कई सारे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत का हवाई सर्वेक्षण किया है। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक तरह से आकलन किया जा रहा है कितना ज्यादा नुकसान इस मॉनसून में अभी तक का दर्ज हुआ है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके जरिए आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त हो चुका है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो लगातार हो रही बारिश है उसने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। कई सारे गांव इस वक्त जलमग्न अवस्था में हैं, जिसमें से एक ये इलाका भी है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की मुश्किलों का जो आलम है वो भी बढ़ गया है। रोजाना के जो कामकाज हैं उन पर भी असर पड़ रहा है इस तरह के हालातों के चलते। उधर लखनऊ के लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें कि इन लेखपालों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुआ है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी होती है। डबल इंजन की सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।